बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 और इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ बीम्स, फ्रेम्स एंड ट्रसेस। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं स्टेबिलिटी। व्हाट आर द स्टेबल स्ट्रक्चर? तो हमारे पास बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो हमारे पास एक्सटर्नल लोडिंग को रेजिस्ट कर सके अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक सिंपल बीम की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक बीम है, यहाँ पे मेरे पास एक हिंज स्पॉट लगा हुआ है और यहाँ पे एक रोलर स्पॉट है। इस पे हम किसी भी तरह की मूवमेंट लगाएं या लोड लगाएं, इंक्लाइन लोड लगाएं या जिस तरह का भी लोड लगाएं, हमारे पास ये क्या करते हैं, उस मूवमेंट को, उस लोड को रेजिस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो हमें किस तरह पता चलेगा मैथमेटिकली कि कोई भी स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है? तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास कोई भी स्ट्रक्चर अगर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। पहली कंडीशन क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन। कि हमारे पास जितने भी अननोन होंगे इन फ्री बॉडी डायग्राम। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। जिस चीज की भी स्टेबिलिटी चेक करनी है उसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो अननोन है वो हमारे पास या तो इक्वेशन के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, तो स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास अननोन कितने हैं, हिंज स्पॉट है तो 2 अननोन होंगे और रोलर के लिए एक, तो 1 2 3 अननोन है। और इस पे नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी एप्लीकेबल है, हमारे पास 3 इक्वेशन एप्लीकेबल है, समेशन ऑफ x, समेशन ऑफ y एंड समेशन ऑफ मूवमेंट। कोप्लेनर सिस्टम पे हमेशा 3 नंबर इक्विलिब्रियम की इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, नंबर ऑफ अननोन देखे और नंबर ऑफ इक्वेशन देखिए कितनी एप्लीकेबल है, तो उससे हमारे पास अगर नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर आ गए या उससे ज्यादा आ गए तो स्ट्रक्चर हमारे पास स्टेबल होगा। अगर बराबर आ गए तो फिर हमारे पास डिटर्मिनेंट होगा और अगर ज्यादा आ गए तो इनडिटर्मिनेंट होगा, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर आज जस्ट स्टेबिलिटी कि हमारे पास या तो उनसे बराबर आने चाहिए या उनसे ज्यादा आने चाहिए। ये पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास r माइनस 3j शुड बी इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबिलिटी। अब हमारे पास इसमें r क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन एंड j इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हमारे पास उसमें कितने पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, ये 2 हमारे पास एक स्पॉट है और ये हमारे पास इस पे स्लाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगा है, इस पे स्लाइड कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, लोड पी है। हमने ये वाला पार्ट देखना है कि ये स्टेबल है या नहीं है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। ये वाला हमारे पास इस पे स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को नहीं रोक सकता, लेकिन वर्टिकल मूवमेंट ये ऊपर नीचे नहीं जा सकते इसकी वजह से। एंड इसके ये जो ये वाला पार्ट है इसकी वजह से ये इसके गिर रोटेट भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कितने 2 अननोन है। हमारे पास 2 अननोन आ गए, m आ गया एंड r आ गया। तो अननोन कितने हो गए, रिएक्शन 2 हो गए। एंड हमारे पास इक्वेशन कितनी है, एक स्ट्रक्चर मेंबर के लिए, एक मेंबर के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशन एप्लीकेबल होती है, 3 r माइनस 3 इंटू 1। हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, 1, दिस इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, अनस्टेबल है। ये देख के भी पता चलता है कि हमारे पास जैसे इस पे मूवमेंट लगेगी तो ये हमारे पास इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, ये ओरिजेंटल, इस फोर्स के ओरिजेंटल कंपोनेंट की वजह से। सिमिलरली इन केस हमारे पास अगर नंबर ऑफ अननोन और नंबर ऑफ इक्वेशन बराबर हो जाए तो भी हमारे पास एक चांस है कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। वो क्या है कि हमारे पास अगर उसके रिएक्शन, सारे के सारे रिएक्शन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बीम है और ये इस पे तीनों के तीनों रोलर स्पॉट है। अब अगर मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूँ, इसको एनालाइज करने पहला स्टेप ये होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 1 अननोन, सेकंड अननोन एंड थर्ड अननोन। तो पहले स्टेप क्या है कि हमारे पास r माइनस 3j शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 फॉर स्टेबिलिटी। तो हमारे पास रिएक्शन कितने, 3 माइनस 3 इंटू कितना मेंबर है, 1, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन ये फिर भी अनस्टेबल है। अगर आप ये देखें तो हमारे पास अगर इस पे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लगती है, किसी भी एंगल पे लगती है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में मूव करा देगा। तो मैं देख के पता लगता है अनस्टेबल है, लेकिन मैथमेटिकली हमें किस तरह पता चलेगा। तो दूसरा स्टेप ये है कि हमारे पास उस स्ट्रक्चर के रिएक्शन, अगर हमारे पास इक्वेशन और अननोन बराबर हो जाए तो उसके बाद हमने ये देखना है कि उसके रिएक्शन पैरेलल तो नहीं है। तो हमारे पास इस केस में देखें, इसके तीनों के तीनों रिएक्शन हमारे पास आपस में क्या है, पैरेलल है। तो हमारे पास 2 कंडीशन होगी कि हमारे पास r माइनस 3j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होना चाहिए, रिएक्शन पैरेलल नहीं होनी चाहिए। और तीसरा हमारे पास क्या है कि रिएक्शन कंकरेंट नहीं होनी चाहिए। हमारे पास ये बीम्स पे भी, फ्रेम्स पे भी और ट्रसेस पे भी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ट्रस है सिंपल, या लेट्स एज्यूम, सबसे पहले हम बीम की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक बीम है,
या एक स्ट्रक्चर मेंबर है, बीम नहीं है सॉरी, यहाँ पे हमारे पास हिंज स्पॉट है और इस पॉइंट पे मेरे पास क्या है, रोलर स्पॉट है। अगर मैं इसके रिएक्शन ड्रा करूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा किए बगैर, तो हमारे पास ये रिएक्शन आएंगे, ये रिएक्शन आएंगे और ये रिएक्शन आएंगे। पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि हम r-3j को सेटिस्फाई करें, तो हमारे पास 3 अननोन है और एक पार्ट है, तो हमारे पास ये इक्वल टू 0 आता है, r-3j, r-3 इंटू 1, 3 - 3 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास रिएक्शन पैरेलल नहीं होने चाहिए, तो इसके ये वाले दो रिएक्शन पैरेलल हैं, लेकिन हमारे पास ये तीनों की तीनों आपस में पैरेलल नहीं है और ना ही हमारे पास तीनों की तीनों क्या है, कंकरेंट है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। लेकिन हमारे पास अगर ये स्पॉट जो है किसी एंगल पे लग रहा होता, फॉर एग्जाम्पल ये वाला रोलर स्पॉट है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, एक एंगल पे लग रहा है और एंगल इस तरह के हमारे पास, अगर इसका रिएक्शन जो है इस तरह ड्रा होगा, इसके परपेंडिकुलर ड्रा होगा, तो वो हमारे पास क्या हो रहे हैं, सारे के सारे रिएक्शन इस पॉइंट पे आके कंकरेंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन तीसरी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, कि हमारे पास रिएक्शन कंकरेंट नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास ये वाले इस पॉइंट पे कंकरेंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास था स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी के बारे में। हम बात करते हैं डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे पास जिनके अननोन हम सिर्फ इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड कर सके, या नंबर ऑफ अननोन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फॉर एग्जांपल फॉर बीम हमारे पास यूजुअली अगर उसमें इंटरनल हिंज ना हो, तो हमारे पास मैक्सिमम कितने अननोन हम फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 अननोन। अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, हमारे पास एक अननोन ये, 2 अननोन ये और 3 अननोन ये, हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देन दिस विल बी अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। मैथमेटिकली हमारे पास क्या है, r-3j शुड बी इक्वल टू 0 फॉर अ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। r हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रिएक्शन, एंड j इज पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल इस बीम में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, j विल बी इक्वल टू 1 एंड रिएक्शन विल बी 1, 2 एंड 3। सो 3 - 3 into 1 will be equal to 0, तो 3 - 3 will be equal to 0। इन केस ऑफ इंटरनल हिंज हमारा ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल इंटरनल हिंज के केस में हमारे पास या तो हमें उस पार्ट्स में स्प्लिट करना होगा कि इंटरनल हिंज पे हमारे पास बेसिकली 2 अननोन होते हैं, या फिर हमारे पास टोटल अननोन देखने हैं और फिर इंटरनल हिंज की एक इक्वेशन को ज़्यादा कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्ट्रक्चर है, अब हमारे पास फिक्स स्पॉट है, तो 3 अननोन यहाँ पे होंगे और 3 अननोन यहाँ पे होंगे। टोटल कितने अननोन हो गए, 6 अननोन हो गए। और हमारे पास 2 इंटरनल हिंज लगे हुए हैं, 2 इंटरनल हिंज की वजह से हमारे पास 2 ज्यादा इक्वेशन आ गई, मतलब हमारे पास 6 अननोन और 5 इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, क्योंकि 3 हमारे पास बेसिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी है और 2 इंटरनल हिंज की वजह से आ गई। 6 अननोन 5 इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, तो हमारे पास ये क्या है, 1 डिग्री इनडिटर्मिनेट है। मैथमेटिकली हम इसको किस तरह करेंगे, हम इसको पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे और ये इंटरनल हिंज जो है हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 अननोन होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। इंटरनल हिंज की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं करता। तो अगर हम इसको पार्ट्स में स्प्लिट करके इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनती है, 1 2 3 1 2। सिमिलरली सॉरी, हमारे पास 3 अननोन ये, 2 अननोन ये, जो लेफ्ट पे होंगे ये बराबर होंगे राइट के, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 3 और 2 2। हमारे पास 10 अननोन है, r-3j शुड बी इक्वल टू 0, या r-3j इज इक्वल टू r हमारे पास कितने 10, 3 इंटू पार्ट्स मेंबर्स कितने हमारे पास 1 2 और 3, 3 इंटू 3, तो 10 - 9 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि ये कितना है, 1 डिग्री का इनडिटर्मिनेट है। बीम्स के लिए, फ्रेम्स के लिए हमारे पास ये इजी होता है। फॉर एग्जांपल फ्रेम के केस में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेम में जब भी हमारे पास एक क्लोज लूप बनी हो, फ्रेम में जब भी हमारे पास एक क्लोज लूप बनी हो, तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री इनडिटर्मिनेसी इसकी वजह से आएगी। क्लोज लूप की वजह से हमारे पास ये कंफर्म है कि 3 डिग्री इनडिटर्मिनेसी आएगी। हम इसको मैथमेटिकली करेंगे और बाय इंस्पेक्शन भी देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कितनी ये इनडिटर्मिनेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास सिंपल एक फ्रेम है,
हमारे पास इस इक्विलिब्रियम की कितनी 3 इक्वेशन लगती है और हमारे पास कितने अननोन है, सॉरी ये हिंस वर्ड है, 2 और 3 अननोन। हम देख के फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन हमें इसको डिवाइड करना होता है पार्ट्स में। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर से कट करता हूँ, हमारे पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी और इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी। ये लेट्स एज्यूम यहाँ पे हमारे पास ये है सिंपल r माइनस 3j। सो r विल बी हमारे पास 2 and 3 and 3 are 6। हमारे पास यहाँ पे जो तीन लेफ्ट में होंगे वो 3 राइट में होंगे, तो बराबर हो गए इक्विलिब्रियम की वजह से ना। तो 3 और 3 6 माइनस 3 इंटू, अब हमारे पास मेंबर कितने हैं 1 और 2, तो 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर। लेकिन इन केस हमारे पास इधर एक क्लोज लूप होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो ये हमें देख के पता चल गया कि अगर हमारे पास ये रिएक्शन अननोन जो बाहर वाले रिएक्शन है वो हमारे पास 3 है, बाहर से डिटरमिनेंट है, लेकिन अंदर हमारे पास एक क्लोज लूप बन रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 3 डिग्री इनडिटरमिनेसी आएगी। किस तरह कि हमारे पास अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी 3 अननोन आ जाएंगे। तो सिंपल हमारे पास r माइनस 3j विल बी इक्वल टू r, अब हमारे पास कितने हो जाएंगे 3 3 6 और 9, 9 माइनस 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 3। तो हमें क्लोज लूप जहां भी हमारे पास एक क्लोज लूप बन जाए तो इसका मतलब हमारे पास क्या है 3 डिग्री की इनडिटरमिनेट है। या आप बाय इंस्पेक्शन भी लिख सकते हैं एंड मैथमेटिकली भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास क्या है फिक्स पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास एक क्लोज लूप भी बनी हुई है, तो हमारे पास ये कितनी डिग्री की इनडिटरमिनेट होगी। हमारे पास बेसिकली 3 अननोन होने चाहिए थे एक्सटर्नली, तो हमारे पास अब कितने 6 अननोन, तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री हमारे पास इसकी वजह से आ जाएगा। 3 डिग्री इसकी वजह से आ जाएगी क्योंकि 6 अननोन है, 3 तो हम फाइंड कर सकते हैं, 3 नहीं फाइंड करते। और एक हमारे पास क्या है क्लोज लूप है, तो इसकी वजह से भी कितनी डिग्री आ जाएगी 3 डिग्री आ जाएगी। टोटल हमारे पास कितने डिग्री का इंडिटरमिनेट होगा 6 डिग्री का इंडिटरमिनेट होगा। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। हमारे पास 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 रिएक्शन यहाँ पे और 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 3 6 3 9 और 3 12, 12 माइनस 3 और मेंबर्स हमारे पास इसको इधर हाफ में स्प्लिट करेंगे, हाफ में स्प्लिट करेंगे, तो मेंबर हमारे पास कितने 2 ही हैं, 3 माइनस 2, 12 माइनस 6 विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास कितना है 6 डिग्री का इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। हमारे पास सिंपल है बीम के केस में अगर हमारे पास इंटरनल हिंज हो तो हमें एक कंडीशन एक्स्ट्रा मिल जाती है। अगर हमारे पास बीम के केस में 3 अननोन हो और कोई भी 3 अननोन हो तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर 4 अननोन हो तो मिनिमम एक इंटरनल हिंज होना चाहिए, तो हमारे पास डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अगर 5 अननोन बन रहे हैं तो 2 इंटरनल हिंज होने लाजमी है। फ्रेम के केसेस में हमारे पास कोई भी क्लोज लूप नहीं होना चाहिए और एक्सटर्नली हमारे पास 3 अननोन होनी चाहिए। अगर एक क्लोज लूप हुआ तो इसका मतलब 3 डिग्री की इंडिटरमिनेट इन केस हमारे पास रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ 3 हो। उसके अलावा जितने ज्यादा रिएक्शन होंगे हमारे पास वो क्लोज लूप के इंडिटरमिनेसी के साथ ऐड होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पे एक और कर लेते हैं, बाय इंस्पेक्शन कर लेते हैं। हमारे पास ये क्लोज लूप है, हमारे पास बेसिकली कितने अननोन होंगे 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि 9 डिग्री की इंडिटरमिनेसी यहाँ से आ जाएगी और 2 हमारे पास क्लोज लूप है। 9 यहाँ से आ जाएगी और 2 क्लोज लूप है, मतलब 9 10 11 12 13 14 और 15। ये स्ट्रक्चर हमारे पास कितनी डिग्री का इंडिटरमिनेट होगा 15 डिग्री का इंडिटरमिनेट होगा। मैथमेटिकली हमारे पास इसको पार्ट में स्प्लिट करना होगा। 3 रिएक्शन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 6 3 9, 3 यहाँ पे 12 13 14 15 और 16 17 18। रिएक्शन हमारे पास कितने आ गए 18 माइनस 3 और मेंबर हमारे पास कितने 1 2 3 और 4, 3 3 6 3 9 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। हमारे पास रिएक्शन रिएक्शन अननोन कितने हमारे पास 27 है। 27 माइनस 4 3 12, तो हमारे पास 27 में से 12 निकाले तो ये आपके पास 15 डिग्री इंडिटरमिनेट बनता है। पार्ट्स हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ये इस तरह होगा ये पार्ट और फिर आपके पास ये पार्ट होगा
देन आपके पास ये होगा और लास्ट में आपके पास ये पार्ट होगा। यहाँ पे 3 अननोन यहाँ पे, और इस हिसाब से आप देखते जाएंगे। ये हमारे पास कितना है 15 डिग्री का इंडिटर्मिनेट। इसके बाद हम ट्रेसेस की बात करते हैं। ट्रेसेस में जब भी डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी की बात की जाती है तो वो हमारे पास दो तरह की आ जाती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी से क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो बीम के रिएक्शन है, एक्सटर्नल रिएक्शन है, अगर वो हम फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब है वो हमारे पास एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। और अगर हमारे पास वो नहीं फाइंड कर सकते तो इसका मतलब है एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है। और बीम की जो मेंबर्स फोर्सेज हैं अगर वो सारी की सारी हम फाइंड कर सकते हैं तो इसका मतलब वो इंटरनली भी डिटर्मिनेट है। और अगर उनमें से फोर्सेज नहीं फाइंड कर सकते, रिएक्शन फाइंड कर सकते और फोर्सेज नहीं फाइंड कर सकते तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है, इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नली डिटर्मिनेट होने का क्या मतलब है, बीम ट्रेसेस में हमारे पास इंटरनल हिंज पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है ट्रेसेस में मैक्सिमम कितने अननोन होने चाहिए, 3 अननोन होने चाहिए। तो अगर हमारे पास 3 अननोन है तो इसका मतलब है ट्रास हमारे पास एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सिंपल ट्रास है, इसके हमारे पास एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी क्या है r-3, ये आप लिख लिए r-3। अब r इसलिए 3 इसलिए कि हमारे पास 3 ज्यादा से ज्यादा इक्विलिब्रियम इक्वेशन है और रिएक्शन हमारे पास जितने भी हो तो 2 हिंज की वजह से एक सपोर्ट की वजह से 3 - 3 = 0। इसका मतलब है कि एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है। इंटरनल डिटर्मिनेसी के लिए हमारे पास क्या है 3 - 2j + m। अगर ये इंटरनल 3 - 2j + m शुड बी इक्वल टू 0 फॉर टू बी डिटर्मिनेट, फॉर इट टू बी डिटर्मिनेट। हमारे पास इसका डिटर्मिनेट होने के लिए इसका 0 होना लाजमी है। इसमें हमारे पास j क्या है, j हमारे पास नंबर ऑफ मेंबर या नंबर ऑफ जॉइंट एंड m इज नंबर ऑफ मेंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिंपल ट्रास है, अगर जॉइंट की बात करें तो हमारे पास इसमें कितने जॉइंट है, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, 1 2 एंड 3। और मेंबर्स हमारे पास 1 2 3। सो हमारे पास 3 - 2 × 3 + 3 = 0। 3 - 6 + 6 तो 0 = 0। तो इसका मतलब ये हमारे पास इंटरनली भी क्या है इनडिटर्मिनेट है। तो टोटल सबसे पहले हम इंटरनली और एक्सटर्नली नहीं चेक करते। अगर हमारे पास ट्रस्ट दिया हो तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास टोटल इनडिटर्मिनेट है या नहीं है। टोटल इनडिटर्मिनेसी क्या है, तो टोटल इनडिटर्मिनेसी हमारे पास होती है r-2j + m। अगर ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब है वो बीम एक्सटर्नली भी डिटर्मिनेट है और इंटरनली भी डिटर्मिनेट है। अगर इसके हमारे पास कुछ वैल्यू आ गई 1 2 3 तो फिर हमारे पास इसको चेक करना पड़ता है कि हमारे पास एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट है या इंटरनली इनडिटर्मिनेट है। तो हमारे पास ये ट्रस है, सबसे पहले हमें चेक करनी होगी टोटल इनडिटर्मिनेसी। तो टोटल इनडिटर्मिनेसी विल बी इक्वल टू r-2j + m। यहाँ पे हमारे पास जॉइंट कितने हैं, एक ये 2 मेंबर अवेलेबल है, ये जॉइंट नहीं है, 1 2 3 4। सो और रिएक्शन हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 5 - 2 × जॉइंट 4 और प्लस मेंबर्स हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6। सो 4 2 8, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। टोटल इनडिटर्मिनेसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 3 डिग्री हो जाएगी। अब ये 3 डिग्री हमारे पास इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो जब हमारे पास टोटल इनडिटर्मिनेसी ट्रेसेस में आ जाए तो हमें ये भी बताना होता है कि एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी कितनी है और इंटरनल इनडिटर्मिनेसी कितनी है। तो हमारे पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी हमारे पास कितनी r-3 के बराबर होती है। r हमारे पास यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। सो 5 - 3 = 2। अब हमारे पास ये एक्सटर्नली 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट है। टोटल अगर ये 3 डिग्री इनडिटर्मिनेट है और एक्सटर्नली 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट है तो मतलब इंटरनल डिटर्मिनेसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, सॉरी ये टोटल इनडिटर्मिनेसी होता है। इंटरनली इनडिटर्मिनेसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 1 डिग्री हो जाएगी। टोटल 3 है, एक्सटर्नली 2 है और इंटरनली हमारे पास कितनी रह जाएगी 1 डिग्री रह जाएगी। लेकिन ये अगर हम फार्मूले से करें तो वो हमारे पास क्या था 3 - 2j + m। 3 - 2 × 4 और +6। तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर कितना आता है 1 डिग्री आता है। ये हमारे पास था स्टेबिलिटी, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह बीम से।